नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि ये प्रश्न हमने सभी टॉपिक से लिया है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे कि बिहार में आई हुई विद्युत विभाग में भर्ती, यूपी मेट्रो, और पंजाब में आ चुकी है जो कि भर्ती चल रही है, और महाराष्ट्र में चल रही है, मध्य प्रदेश में। ये सारी भर्तियां जो आई हैं, इसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी भर भर के पूछा जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से ही सिलेक्शन होता है। और नॉन टेक भी आता है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रखा है हमने। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हुए, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का प्रश्न है, किसी आवेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता? सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अपने अक्ष पर घूर्णन करके इसको आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि चालन और इंडक्शन और फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किसी अणु का भार डैश डैश माना जाता है। कितना माना जाता है? सही उत्तर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के भार का माना जाता है। अगला, यहाँ पर पूरी जानकारी देख लेते हैं, जो कि हम इसमें व्याख्या सहित लेकर चलेंगे। किसी अणु का भार न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के योग का भार माना जाता है। घर्षण, प्रेरण तथा संवहन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक कूलाम डैश डैश होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर होता है, यानी क्यों बराबर आपका IT होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, वही आपका हो गया। जैसे कि एक कूलाम एम्पियर इंटू सेकंड होता है। कूलाम यानी आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है। अगला प्रश्न, आवृत्ति डैश डैश अनुपातिक है। किसके अनुपातिक है? सही उत्तर आपको बताना है, जो कि प्रेरकी प्रतिघात के अनुपातिक है। इसका उत्तर होगा। जैसे कि आवृत्ति इंडक्टिव रिएक्टेंस के समानुपाती होता है, तथा धारिता आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। यहाँ पर ओमेगा सी बराबर, यहाँ पर ओमेगा बराबर 2πf होता है, यहाँ पर रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि पर प्रतिरोध में 40% की वृद्धि हुई है। तापमान गुणांक ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो कि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस दिया गया, यानी आपका ताप दिया गया है, यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, और जो कि ताप, और यहाँ पर 100% R0 बराबर 100%, जैसे कि RT बराबर 140। यहाँ पर मतलब टोटल यानी आपका था 100%, इसमें 40% की वृद्धि हुई तो 140% हो गया। फार्मूला आपका होता है, जो कि RT बराबर R0 कोष्टक में 1 प्लस ओमेगा 1 प्रोपोर्शनल ओमेगा, मतलब यहाँ पर डेल्टा T। यहाँ पर इस फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर फार्मूले पर मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, जो कि प्रोपोर्शनल बराबर 0.021 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल पसंद आ रहे हैं, जो कि हम इसमें काफ़ी अच्छे सवालों को रखा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार रोक कर खुद से सॉल्व करें और फिर इस वीडियो को चालू करें, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए। जैसे कि एक तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस है पर 55 है, तो इस तार का प्रतिरोध किस ताप पर 75 ओम होगा, जो कि अल्फा 0 बराबर 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया गया है। यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फार्मूला है, तो इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, जो कि यहाँ पर R20 बराबर, यानी 20 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर अल्फ़ा का मान, यहाँ पर अल्फ़ा का मान रखेंगे, और टी का मान यहाँ पर यानी सेल्सियस रख देंगे, जो कि इसको सॉल्व करेंगे तो समीकरण फर्स्ट, इसी प्रकार समीकरण सेकंड सॉल्व करेंगे।
फिर इन दोनों समीकरण को भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो जितना आएगा इसमें सॉल्व कर लेंगे तो आपका 16.20 आ जाएगा। या तो आप इसे देख सकते हैं इसके बराबर आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो T2 बराबर आपका 118.18 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि किसी तार का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस पर एक 10 ओम और 100 ओम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर 12 ओम है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर तार के प्रतिरोध का ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, वही फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि ये पूरा मान दिया गया है। पूरा मान यहाँ पर मतलब पुट कर देंगे तो इसे सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट सेकंड इसमें बनेगी, वहीं पर जो हमने इसके पहले वाला सवाल बताया बिल्कुल वही करना है आपको। पूरा मान रख के भाग दे देंगे। भाग देने के बाद यहाँ पर आपका जो निकल कर आ जाएगा वही आपका उत्तर होगा, जो कि कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, जो कि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कि बिहार में जो आता है उसका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। इसी प्रकार यूपीपीसीएल का लेवल भी अच्छा रहता है, लेकिन अब की थोड़ा आसान हो गया था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या डैश डैश है। चलिए इसका सही उत्तर जो है 10 बिंदु इसका राइट आंसर है। 800 वाट और इसके 10 पॉइंट होता। अगर पावर के लिए होता ना तो उसका 3000 वाट होता है और उसके 2 बिंदु होते हैं। ये आप जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न। जैसे कि धारा और वोल्टता और शक्ति, तो P समतुल्य होगा। किसके समतुल्य होगा? P बराबर VI होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। P बराबर VI। चलिए जैसा कि धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? सही उत्तर इलेक्ट्रॉन इसका सही उत्तर है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के उपस्थित होने से मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, जो प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। चलिए जैसा कि 1 गीगा ओम डैश डैश के बराबर होता है, सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 10⁹ इसके बराबर होता है। 1 किलो ओम यानी 1 किलो ओम 10⁻3, 1 मेगा ओम 10�6 ये होता है। आप इसे जरूर याद रखें। चलिए 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति में संबंधित अवधि है। T बराबर 1/f होगा। सिंपल सा है, f का मान रख देंगे। एक का मान 50 है तो 50 का 1 में भाग दे देंगे। आपका जो आएगा वो उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 20 मिली सेकेंड आ जाएगा इसका। जैसे कि यहाँ पर 0.02 आया, इसे मिली में बदल लेंगे तो आपका 20 मिली सेकेंड इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जो कि इस प्रकार दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, किसी प्रतिरोध में डेसिपेटेड पावर को डैश डैश में पूर्ण रूप से प्रसारित इसके कंडक्शन G और V वोल्टेज के रूप में दिया जाता है। क्या सही उत्तर है इसमें आपको बताना है। जैसे कि इसका सही उत्तर है V² × G इसका राइट आंसर है। जैसे कि फार्मूला होता है P बराबर I²। यहाँ पर रखेंगे मान, जो कि R यानी यहाँ पर निकालेंगे। जैसे कि R बराबर V²/R, यहाँ पर 1/R के दर पर G रख देंगे तो यहाँ पर P बराबर V² × G आपका हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर मान आ गए, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न सारे आपके समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एक एसी परिपथ में परिपथ के प्रेरकी प्रतिघात में विकसित शक्ति को क्या कहा जाता है? सही उत्तर अभिक्रियाशील शक्ति कहा जाता है, इसका उत्तर होगा। जैसे कि एक प्रत्यावर्ती धारा एसी परिपथ में परिपथ के प्रेरकी प्रतिघात में विकसित शक्ति को अभिक्रियाशील शक्ति कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रतिपथ अर्थात पल पल बदलता है, वही दिश धारा का मान प्रत्येक क्षण स्थिर रहता है। चलिए एसी का मान बदलता रहता है, जबकि डीसी का मान स्थिर रहता है। चलिए एसी सर्किट में सक्रिय शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति और स्पष्ट शक्ति के बीच का संबंध आपको बताना है। चलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, जो कि
P² बराबर P² माइनस PR², ये इसका सही उत्तर होगा। ये फार्मूला आप इसे जरूर याद रखें। Pa का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक्टिव पावर होता है जो कि सक्रिय शक्ति को प्रदर्शित करता है। Pr का मतलब यहाँ पर रिएक्टिव पावर यानी प्रतिघाती शक्ति को प्रदर्शित करता है। और P आपका अपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर C होगा। इसे आप जरूर याद रखें। चलिए, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम आगे चलते हैं, जो कि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं। सक्रिय शक्ति को डेड डैश में मापा जाता है। सही उत्तर किलोवाट में मापते हैं। चलिए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, जो कि सक्रिय शक्ति को किलोवाट में मापते हैं। साथ ही प्रतिक्रिया शक्ति व आभासी शक्ति को क्रमशः kVAR तथा VA में मापते हैं। यानी यहाँ पर आपकी आभासी शक्ति जो होती है VA होती है और प्रतिक्रिया शक्ति जो होती है kVAR होती है। यह भी ज्ञात रहे कि पावर फैक्टर सुधार हेतु प्रयुक्त सिंक्रोनस कंडक्शन की रेटिंग kVAR में होती है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जैसे कि एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध वाले तांबे के तार को उसकी दुगनी लंबाई तक कर्षित किया गया है। यदि आयतन अपवर्तित रहे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। सिंपल सा है, जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें, यदि आपका आयतन इसका सही उत्तर 4R हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं, एक रेजिस्टेंस वाले तांबे के तार उसकी दुगनी लंबाई तक कर्षित किया गया है तो आयतन अपवर्तित रहेंगे, यानी इसका प्रतिरोध जो है 4R हो जाएगा, 4 रेजिस्टेंस हो जाएगा। चलिए, यानी आपका जो फार्मूला होता है R बराबर ρL/A होता है। इसी फार्मूले पर यानी आपका दुगना करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक लौह निकिल ताप वैद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए तो जिस संधि से होकर धारा लौह से निकल की ओर प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाती है, तो यह डेड डैश के कारण होता है। सही उत्तर ये पेल्टियर प्रभाव होता है, इसका उत्तर है। यदि एक लौह निकिल ताप वैद्युत युग्म से होकर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो जिस संधि से होकर धारा लौह से निकिल की ओर प्रवाहित होती है वह गर्म हो जाती है, यह पेल्टियर प्रभाव के कारण होता है। यह आप जरूर याद रखें, यह आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ से। चलिए, जैसे कि क्रमशः 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोध सीरीज में जुड़े हुए हैं। 3 और 6 ओम के परिपथ अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, और 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं तो इस सर्किट में गुजरने वाली धारा क्या होगी। I बराबर V/R होता है। फार्मूला V/R होता है। V का मान कितना दिया गया 18, हमने R का मान कितना निकाला 9, ये भाग दे देंगे, आपका यहाँ पर 2 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, जैसे निम्न में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये समांतर में है तो यहाँ पर समांतर में 2 प्रतिरोध 2 ओम के हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यानी R/N होता है। R/N अगर समान मान के हैं तो R कितना है, यानी 2 मान के 2 हैं तो यहाँ पर 2 ओम का है और 2 प्रतिरोध, यहाँ पर भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगी, इसके साथ सीरीज में जोड़ लेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोधी परिपथ में क्या होता है। सही उत्तर धारा वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन की घटना किसके द्वारा नियंत्रित होती है। सही उत्तर फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम से नियंत्रित होती है। चलिए देख लेते हैं, जो कि विद्युत अपघटन की घटना फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम द्वारा नियंत्रित होती है। विद्युत अपघट्य द्रवी चालक होता है जिसका गुणांक ऋणात्मक होता है। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया सेलों में प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए क्या अनिवार्य होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए क्या अनिवार्य होता है। चलिए इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि उस विद्युत अपघट्य के लिए लागू किए गए प्रयुक्त वोल्टेज का मान विद्युत अपघटन के पिछले विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होना चाहिए। इसे आप जरूर याद रखें। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो कि
विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए उस विद्युत अपघट्य के लिए लागू किए गए प्रयुक्त वोल्टेज का मान विद्युत अपघट्य के पिछले विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होना चाहिए। जहां विद्युत अपघटन का अर्थ है किसी इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत की उपस्थिति में अपने मूल कणों में विभाजित हो जाना। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जमा हुए पदार्थ का भार डैश डैश पर निर्भर नहीं करता है। सही उत्तर तापमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जमा हुए पदार्थ का भार तापमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि यह भार अपघट्य में प्रभावित विद्युत धारा, विद्युत रासायनिक तुल्य तथा समय पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन के दौरान निक्षेपित संग्रहित संहति की गणना के लिए सूत्र क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा M बराबर ZIT, इसका फार्मूला होता है। विद्युत अपघटन के दौरान निक्षेपित संहति की गणना के लिए सूत्र ZIT ग्राम होता है। हम जानते हैं कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमानुसार डीसी धारा द्वारा निक्षेपित पदार्थ धारा के समानुपाती होता है, जो कि M बराबर M प्रोपोर्शनल IT, जो कि M बराबर ZIT होता है। यानी आपका फार्मूला ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति डैश डैश है। सही उत्तर सभी को पता है 50 हर्ट्ज होती है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। जैसे कि बिजली का उत्पादन जो है 11 किलो वोल्ट पर होता है, जबकि विदेशों में बिजली का उत्पादन 33 किलो वोल्ट पर होता है। हालांकि अब यहाँ पर भारत में भी आपका 33 किलो वोल्ट होने लगा है। इससे जो लाइन निकाली जाती है वो 765 किलो वोल्ट की निकाली जाती है, यानी 7,65,000 वोल्ट के निकाली जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोई प्रत्यावर्ती राशि 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाती है उसी चक्करों की संख्या उस प्रत्यावर्ती राशि की आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जो है हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न, विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर व्यय डैश डैश होता है। सही उत्तर 0 होता है, यानी 0 होता है, इसका उत्तर होगा। विद्युत इंडक्टिव परिपथ में पावर खपत का मान 0 होता है। शुद्ध प्रेरण की परिपथ कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होता है, जो कि IRMS बराबर VRMS अपान XL होता है। P बराबर VI यानी VRMS इंटू IRMS cos फाई होता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में R का मान 0 होता है, जो कि इस प्रकार होता है। चलिए यहाँ पर आप मान रख के निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर 0 आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया, अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति डैश डैश है। अमेरिका में जो है 60% है, 60 हर्ट्ज है, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति 60 हर्ट्ज होती है, जो कि हमने बता दिया है, जबकि भारत में डोमेस्टिक बिजली का उत्पादन 50 हर्ट्ज होता है। और बिजली का उत्पादन भारत में 11 किलो वोल्ट पर होता है, जबकि अमेरिका में 33 किलो वोल्ट पर होता है। हालांकि अब 33 किलो वोल्ट भारत में भी होने लगा है। चलिए अगला प्रश्न, इसे तो हमने अभी आपको बता दिया है। अगला प्रश्न, जब विकिरण तरंग की एक प्रत्यावर्ती धारा AC का शीर्ष गुणक क्या है? सही उत्तर 1.414 इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में की डैश डैश की ट्यूब होनी चाहिए। सही उत्तर बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। चलिए घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। और जबकि पेनिसिलिन, सल्फामाइसिन एवं फेयर लवली नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी बीटाडीन होनी चाहिए घाव भरने के लिए। ये आपका सिंपल सा है, यहाँ पर चारों ऑप्शन देखेंगे तो आपको सिंपल सा पता चल जाएगा। अगला प्रश्न, आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए? सही उत्तर प्राथमिक उपचार पेटी रखी जानी चाहिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि आपातकालीन स्थिति में सभी स्टेशनों पर प्राथमिक उपचार की पेटी रखी जानी आवश्यक है। इस पेटी में बीटाडीन दवा, पिलाने का गिलास और स्पिरिट अमोनिया ड्रॉपर, डिटोल, स्ट्रेक्चर, बर्नौल, रुई, सुई, गौज, जाली का कपड़ा, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन इत्यादि रखते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सही उत्तर व्यक्ति को श्वसन की जांच करनी चाहिए।
श्वसन की जांच करनी चाहिए कि वो जीवित है या नहीं। सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए। फिर उसके अनुसार आप प्राथमिक चिकित्सा भी, मतलब प्राथमिक जो कार्यवाही है वो भी कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि प्राथमिक चिकित्सा के मामले में एबीसी प्रणाली के प्रारंभिक अक्षरों का पूरा नाम क्या है? एबीसी यानी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। वायु मार्ग, एयरवे, श्वसन, ब्रीदिंग, परिसंचरण, सर्कुलेशन जिसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, चिकित्सा प्राथमिक उपचार में डीआरएबी का क्या दर्शाता है? सही उत्तर डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग होता है। अगला प्रश्न, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? सही उत्तर मुंह से मुंह वाली विधि होती है। कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि मुंह से मुंह विधि होती है, जबकि एक अन्य विधि मुंह से नाक विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब ऐंठन एवं मरोड़ की स्थिति में व्यक्ति का मुंह नहीं खुलता है। अगला प्रश्न, मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध डैश डैश है। सही उत्तर घटाती है, इसका सही उत्तर है। चलिए, मृदा में आर्द्रता तत्व भूमि मृदा प्रतिरोध घटाती है और प्रतिरोध घटने से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। इसलिए अर्थिंग में नमक दिया जाता है ताकि आर्द्रता बनी रहे। नमक और कोयला डाला जाता है अर्थिंग में। बीआईएस यानी ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार भूसंपर्क यानी अर्थिंग के लिए उपयुक्त तार का रंग डैश डैश है। सही उत्तर हरा होता है अर्थिंग के लिए, लाल जो होता है फेज के लिए होता है, और काला जो होता है न्यूट्रल के लिए होता है। चलिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि यहाँ पर ब्लू जो होता है, यहाँ पर इस ब्लू भी यानी नीला भी फेज का आपका होता है। चलिए, अर्थ के लिए हरा और न्यूट्रल के लिए काला और RYB जो होता है, ये तीनों फेज के लिए होते हैं। अगला प्रश्न, जब एक बड़े सतह को इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है तब क्या होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी, जैसे कि केंद्र में कोर में केंद्र से अधिक निक्षेपित होगा, इसका सही उत्तर है। जैसे कि जब बड़े सतह को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है तो तब कोर में केंद्र से अधिक निक्षेप होगा। अगला प्रश्न, वैद्युत भूसंपर्कन का प्रयोजन होता है? सही उत्तर बिजली के झटकों के खतरों को कम करना होता है। अगला प्रश्न, आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? सही उत्तर ऊर्जा मीटर के बाद लगाया जाता है। आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापन प्रणाली में ऊर्जा मीटर के बाद लगाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ में योजनाबद्ध संयोजन का सबसे सरल रूप कौन सा है? सही उत्तर सर्किट आरेख सबसे सरल रूप होता है। जो कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ में योजनाबद्ध संयोजन का सबसे सरल रूप सर्किट आरेख होता है, जो कि किसी भी संरचना निर्माण से पहले दर्शाया जाता है ताकि कार्य बेहतर और श्रेष्ठ प्रकृति में किया जा सके और उसे सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न, एक तार के किस मापदंड को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वोल्टापात कम हो जाए? सही उत्तर तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रश्नानुसार वोल्टापात को कम करना, जैसे कि अतः यदि वोल्टा V के मान में कमी की जाए तो सापेक्ष धारा बढ़ जाएगी, जिससे कि फलस्वरूप प्रतिरोध भी घटता है। साथ ही धारा बढ़ने के साथ चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बढ़ता है, जो कि यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, R बराबर रो एल अपान ए, जो कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। इसलिए यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के मान में वृद्धि की जाए तो फलस्वरूप प्रतिरोध घटेगा, संलग्न धारा का मान अधिक होगा तो विभवपात भी घटेगा। चलिए अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड का विचार नहीं किया जाता? सही उत्तर जो कि अर्थिंग यानी भूसंपर्कन बिंदु। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न मापदंडों पर विचार करते हैं। उनमें से वोल्टेज ग्रेडिंग, चालक सामग्री व कोर की संख्या पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न, बैटन पर TRS केबल डैश डैश के लिए उपयुक्त होती है?
सही उत्तर जो कि कम वोल्ट था। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं, जो कि बैटन टीक वुड यानी सागौन की लकड़ी से बनी होती है। बैटन वायरिंग स्थायी वायरिंग होती है। इसमें दीवार के अंदर गिट्टी की दूरी 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बैटन वायरिंग में दो प्रकार की केबल का प्रयोग होता है, जो कि टीआरएस का मतलब टफ रबर शीत्र होता है, सीटीएस का मतलब कैप टायर शीत्र होता है। और यह वायरिंग निम्न वोल्टेज 240 वोल्ट तक किया जाता है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि धारा का अनुपात IC/IE समानतः 1 से कम रहता है और डैश कहलाता है। सही उत्तर अल्फा कहलाता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, धारा अनुपात IC/IE समानतः 1 से कम रहता है तो अल्फा कहलाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर NPN आधार के साथ धनात्मक सप्लाई पर दूसरे ट्रांजिस्टर टर्मिनलों के बीच ओम मीटर का पाठ्यांक होगा। सही उत्तर उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस इसका सही उत्तर है। एनपीएन आधार के साथ धनात्मक सप्लाई पर दूसरे ट्रांजिस्टर टर्मिनलों के बीच ओम मीटर का पाठ्यांक उच्च प्रतिरोध होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि जब कोई सिलिकॉन डायोड अग्रबासित होता है तो CE यानी कॉमन इमीटर विन्यास हेतु जो कि VBE का मान होता है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर C 0.7 वोल्ट होता है। चलिए, जब कोई सिलिकॉन डायोड अग्रबासित होता है तो कॉमन इमीटर हेतु का मान VBE का मान 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम का मान होता है 0.3 वोल्ट होता है। ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ट्रांजिस्टर परिपथ में वोल्टेज गेन निम्नतम होता है। सही उत्तर आपका है जो कि सामान्य संग्राहक। चलिए अगला प्रश्न, बेयरिंग खराब होने की वजह से मोटर डैश गति से चलने लगती है। सही उत्तर धीमी गति से चलने लगती है। अगला प्रश्न, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में ब्रश की स्थिति का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से किस आरेख का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर जो कि सीक्वेंस डायग्राम का उपयोग किया जाता है। चलिए, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में बुश पोजीशन को मुख्यतः सीक्वेंस डायग्राम के आधार पर लोकेट किया जाता है। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग प्रायः दो प्रकार की होती है, जो लैप तथा वेव प्रकार की होती है। साथ ही यह क्रमशः समांतर तथा सीरीज प्रकार की होती है वाइंडिंग। अगला प्रश्न, स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या होती है, 2 होती है। चलिए, स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या 2 होती है। आर्मेचर ड्रम में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज या समांतर क्रम में जुड़ी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को उसकी जगह पर रखना चाहिए। सही उत्तर एंड प्लेट को उसकी जगह पर रखना चाहिए। अगला प्रश्न, कौन सा पुर्जा डीसी मशीन में यांत्रिक शक्ति के अंतरण को सुगम बनाता है। सही उत्तर शाफ्ट जो समांतर डीसी मशीन में स्टील का बना होता है तथा वास्तव में यांत्रिक शक्ति अंतरण को सुगम बनाता है। अगला प्रश्न, जनरेटर में डमी कॉइल्स किस लिए प्रदान किए जाते हैं। सही उत्तर रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि डमी कॉइल दूसरी कॉइल के समान होती है, जिसके सिरे कटे हुए होंगे या टेप किए होंगे, तथा यह रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलन करने के लिए उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किस प्रकार की डीसी मशीनों में अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता होती है। सही उत्तर स्व उत्तेजित जनरेटर। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक होता है, लेकिन पृथक उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व का आवश्यक होना नहीं होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व वोल्टेज बिल्डअप में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, आर्मेचर की करंट में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। सही उत्तर
कम्यूटेशन कहते हैं। जैसा कि आर्मेचर की धारा में होने वाले परिवर्तन को दिक्परिवर्तक कहते हैं। जितने समय में धारा का एक रिवर्सल होता है उस समय को दिक्परिवर्तन काल कहते हैं। अगला प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा भाप टर्बो प्रत्यावर्तकों को डेड डैश के लिए कुंडलित किया जाता है। सही उत्तर दो ध्रुवों यानी दो पोल। जैसा कि भाप टर्बो प्रत्यावर्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा दो पोल के लिए कुंडलित किया जाता है क्योंकि इसकी गति ज़्यादा होती है और इसकी अच्छी लंबाई जो है अधिक होती है। जैसा कि यहाँ पर इसका NS यानी सिंक्रोनस स्पीड होता है 120 F/p, ये फार्मूला आपका होता है। चलिए इसमें जितने कम पोल हो गए उसकी गति उतनी ही ज़्यादा होगी। चलिए अगला प्रश्न, स्विनबर्न जांच पद्धति में डीसी मशीन किस रूप में चलती है? सही उत्तर शून्य लोड पर जुड़ा जनरेटर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि एक शंट डीसी मशीन 1500 आरपीएम पर 250 वोल्ट का एसी ईएमएफ विकसित करती है। 50 वोल्ट की आर्मेचर धारा के लिए इसका बलाघूर्ण और विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात करना है आपको। चलिए इसे सॉल्व करते हैं जो कि P बराबर VI होता है या EI आप बोल सकते हैं। यहाँ पर मान रखेंगे जो कि यहाँ पर ईएमएफ यानी आपका जो 50 दिया गया है यानी आपका यहाँ पर वोल्टेज आपका 250 दिए गए और धारा जो है 50 दी गई। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यांत्रिक शक्ति आपकी निकल कर आ जाएगी 12.5 जो कि आ जाएगी। यहाँ पर 12.1 ऑप्शन में दिख रहा है, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे भी निकाल सकते हैं जो कि सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर मान रखेंगे P बराबर T ओमेगा, यहाँ पर पूरा मान रखेंगे जो कि सॉल्व करेंगे काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव कैलकुलेशन बन जाएगी। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर 79.61 आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा मोटर आमतौर पर कम हॉर्स पावर के अनुप्रयोगों पर पाया जाता है? सही उत्तर स्थायी चुंबक डीसी मोटर। स्थायी चुंबक डीसी मोटर का प्रयोग आमतौर पर कम हॉर्स पावर के अनुप्रयोगों पर किया जाता है। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक डीसी मोटर किस प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नहीं है? सही उत्तर स्थायी चुंबक यानी स्थायी चुंबक जो है ट्रेन के कर्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि रोबोट के लिए, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव के लिए, खिलौनों के लिए ये उपयुक्त है। चलिए यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं जो कि स्थायी चुंबक डीसी मोटर का प्रयोग छोटे कार्यों में होता है, जैसे ही खिलौने, डिस्क ड्राइव, छोटे रोबोट इत्यादि में। जब ट्रेन के कर्षण में डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, सीरीज मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ होती है? सही उत्तर रोटर का निचला हिस्सा होता है। अगला प्रश्न, यदि 230 वोल्ट डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब यह क्या होगा? सही उत्तर कम दक्षता और उच्च स्पार्किंग के साथ चलेगी मोटर। जैसा कि 230 वोल्ट डीसी को 230 वोल्ट एसी से जोड़ दिया जाए तो यह मोटर कम दक्षता और उच्च स्पार्किंग के साथ चलेगी क्योंकि डीसी हेतु लगे कम्यूटेटर स्पार्किंग बढ़ा देंगी। अगला प्रश्न, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलन की धारा होगी। सही उत्तर जो कि वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। देख सकते हैं आप ये जो कि इस प्रकार दिया गया है। आदर्श ट्रांसफार्मर शून्य लोड पर प्राथमिक वाइंडिंग धारा आईपी यानी धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नो लोड पर आदर्श ट्रांसफार्मर के केस में कोई भी हानियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, अतः ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में केवल चुंबकीय धारा प्रवाहित होती है जो कि प्राथमिक वोल्टता जो है 90 डिग्री पश्चिगामी होती है तथा नो लोड आदर्श ट्रांसफार्मर यह चुंबकीय धारा की कुल धारा के बराबर होती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक वाइंडिंग में सदैव होता है। सही उत्तर एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक वाइंडिंग में सदैव एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। जिस वाइंडिंग को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं
और जिस वाइंडिंग से किसी परिपथ को एसी वोल्टता प्रदान की जाती है तो उसे द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। सही उत्तर, जो कि चुंबकीय फ्लक्स के परिमाण पर, स्रोत की आवृत्ति पर, लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है। जो कि यहाँ पर आपको मैं बता दूं, किसी ट्रांसफार्मर के प्रत्येक वाइंडिंग यानी कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल और आवृत्ति, लपेट की संख्या और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। जो कि फार्मूला आपका होता है 4.44 फाई FN जो कि होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आपको बताना है, जैसा कि डीसी मोटर में अधिकतम दक्षता पर धारा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समीकरण सही है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका समीकरण जो है पूर्ण लोड विद्युत धारा गुणे रोड में नियत हानि अपान पूर्ण लोड ताम्र हानि होती है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरा फार्मूला दिया गया है, जो कि इस प्रकार इसे आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, 5 HP छोटी डीसी मोटर में सामान्यतः क्या होता है। सही उत्तर, 2 ध्रुव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ओवरलोड रिले मोटर को इससे बचाता है। सही उत्तर, अधिक करंट से बचाता है। ओवरलोड रिले मोटर को अधिक करंट से बचाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि कौन सा विवरण नेमी यानी रूटीन निवारण अनुरक्षण की अभिलक्षणिक विशेषता का वर्णन करता है। सही उत्तर, मैनुअल में प्रविष्ट अनुरक्षण अपेक्षाओं के आधार पर अनुरक्षण कार्यक्रम का निर्णय लिया जाना। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैनुअल में प्रविष्ट अनुरक्षण अपेक्षाओं के आधार पर अनुरक्षण कार्यक्रम का निर्णय लिया जाना आवश्यक है। जो विवरण रूटीन अनुरक्षण के अभिलक्षण को विशेषता को दर्शाता है। किसी भी संस्थान में प्रयुक्त मशीनें का लगातार परीक्षण तथा जांच करना आवश्यक है, अतः यह कार्य अभियंताओं द्वारा सहायकों से कराया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, सीआरओ के पर्दे पर 2 पूर्ण संकेत चक्र दिखलाई पड़ेंगे जब प्रसव जनित्र यानी स्वीप जनरेटर का समय काल कितना होगा। सही उत्तर, संकेत काल का 2 गुना होगा। जैसा कि सीआरओ यानी कैथोड ऑसिलोस्कोप के पर्दे पर 2 पूर्ण संकेत चक्र दिखाई पड़ेंगे जब प्रसव जनित्र का समय काल संकेत काल का 2 गुना होगा तब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यंत्र एसी और डीसी दोनों परिपथों पर लगाया जाता है। सही उत्तर, चलित लौह यंत्र यानी एमआई टाइप यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। चलिए, जैसा कि इंडक्शन जो होता है ये आपका एसी के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चालित लौह यंत्र एसी और डीसी दोनों परिपथों में लगाया जाता है और स्थिर विद्युत यंत्र एसी व डीसी दोनों परिपथों पर कार्य करता है, केवल वोल्टता में ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि एनालॉग मल्टीमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन नहीं कर सकता। सही उत्तर, पावर फैक्टर का मापन नहीं कर सकता, जो कि एसी डीसी दोनों वोल्टेज माप सकता है और रेजिस्टेंस माप सकता है, एसी डीसी करंट भी माप सकता है। चलिए जैसा कि इसकी व्याख्या देखते हैं, एक एनालॉग मल्टीमीटर शक्ति गुणक नहीं माप सकता है और शक्ति गुणक को पावर फैक्टर मीटर द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा की खपत निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। सही उत्तर, ऊर्जा मापी के द्वारा मापते हैं। जैसा कि विद्युत ऊर्जा की खपत ऊर्जा मापी द्वारा मापी जाती है तथा वोल्टता मापी द्वारा वोल्टेज और वाट मापी द्वारा विद्युत शक्ति और आवृत्ति द्वारा आवृत्ति का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, परिनालिका के कोर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर, मृदु लोह में किया जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं, परिनालिका की कोर प्रायः मृदु लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि मृदु लोहा अस्थायी चुंबक का उदाहरण है जिसमें आवश्यकता के अनुरूप परिपथ में चुंबकन क्षमता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इस प्रकार की परिनालिका कोर प्रायः विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग में ली जाती है। अगला प्रश्न, कोष प्रारूप यानी सेल टाइप के छोटे ट्रांसफार्मर में सामान्यतः डेड डैश प्रकार के कोर यानी कोर प्रयुक्त होते हैं। सही उत्तर आपका, जो कि ई और आई प्रकार के कोर प्रयुक्त होते हैं।
जैसे कि सेल टाइप के छोटे ट्रांसफार्मर सामान्यतः ई और आई प्रकार के कोर छोटे होते हैं और टाइप सामान्यतः उच्च वोल्टता अनुप्रयोग में बनाते हैं, जबकि सेल टाइप धारा अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज करंट को डेड डैश के द्वारा कम किया जाता है। सही उत्तर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के अंतर्दाबन सैंडविच करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर लीकेज करंट को हाई वोल्टेज तथा लो वोल्टेज को सैंडविच संयोजन कर कम किया जाता है। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः उच्च धारा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टता के लिए होता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय कोर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर सामान्य चुंबकीय प्रवाह के पथ के अभाव को कम करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर चुंबकीय कोर का उपयोग सामान्यतः चुंबकीय प्रवाह के पथ के अभाव को कम करता है, अर्थात चुंबकीय प्रवाह बनाए रखता है। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुण होने आवश्यक है। सही उत्तर उच्च भेद्यता और कम हिस्टैरिसीस नुकसान होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं, जो कि एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास उच्च भेद्यता और कम हिस्टैरिसीस नुकसान गुण आवश्यक है। साथ ही ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें, क्योंकि इतनी काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और ये आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जो कि आपकी इस समय बहुत सारी भर्तियां आई हुई हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक सिंक्रोनस मोटर का रोटर हमेशा किस गति से घूमता है। सिंक्रोनस मोटर का रोटर जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि सिंक्रोनस गति से कम गति पर घूमता है। चलिए, असिंक्रोनस है, सिंक्रोनस गति से कम गति पर घूमता है। जैसे कि वह मोटर जो तुल्यकालिक गति से कम गति पर घूमता है उसे एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। एसिंक्रोनस मोटर मुख्य रूप से प्रेरण यानी इंडक्शन मोटरें होती हैं, जो कि प्रायः तुल्यकालिक गति से कम गति पर घूमती हैं। इनका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, जो कि 85% तक होता है। ये तो फार्मूला आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपके पास अपनी दुकान पर निम्नलिखित सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और एक उपभोक्ता ऐसा एक मोटर खरीदना चाहता है जिसमें पूर्ण लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर हो, आप किसका सुझाव देंगे। सही उत्तर, जो कि ये कैपेसिटर स्टार्ट एवं कैपेसिटर रन टाइप का मोटर का सुझाव देंगे। इसमें वो गुण होते हैं जो वो चाहता है, जैसे कि उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार उच्च पावर फैक्टर पूर्ण भार पर प्राप्त हो। इसके लिए विकल्प के लिए कैपेसिटर रन मोटर सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें प्रारंभ में प्रचालन के लिए उच्च बलाघूर्ण प्राप्त होता है यानी उच्च टार्क प्राप्त होता है, तथा लगातार प्रचालन के लिए इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करने के लिए इसका पावर फैक्टर कम होने से बचाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग होता है। अतः कैपेसिटर रन मोटर को उपभोक्ता की आवश्यकता के लिए अनुसार उपयुक्त है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, उच्च गति सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्राइम मूवर्स की इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर स्टीम टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। उच्च गति सिंक्रोनस जनरेटर टरबाइन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि निम्न गति हेतु इलेक्ट्रोलाइट टरबाइन में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक हमेशा डेड डैश होता है। सही उत्तर यूनिटी से कम होता है। किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक यूनिटी से कम होता है। चलिए, अगला प्रश्न, एक ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या है। सही उत्तर ±20 डिग्री होती है। चलिए, अगला प्रश्न, तुल्यकालिक मोटर में बल आघूर्ण कोण का अधिकतम मान विद्युत अंश यानी डिग्री में कितना होगा। सही उत्तर जो कि 90 डिग्री होगा। अगला प्रश्न,
सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर में किस टार्क को कभी कभी विच्छेद बलाघूर्ण कहा जाता है? सही उत्तर प्रवर्तन बलाघूर्ण को विच्छेद बलाघूर्ण कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तुल्यकालिक मोटर में प्रवर्तन बलाघूर्ण को विच्छेद बलाघूर्ण कहा जाता है। और तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर एक स्थिर गति की मोटर होती है जो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों शक्ति यानी तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगला प्रश्न, जैसे ही मोटर पर लोड बढ़ता है और रोटर उत्तरोत्तर रूप से कुछ कोण तक वापस फेज में पहुंच जाता है और फिर से भी तुल्यकालिक रूप से चलता रहता है, इस कोण को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर लोड एंगल कपलिंग एंगल के नाम से जाना जाता है। जैसे तुल्यकालिक मोटर अर्थात वे मोटरें होती है जो सदैव नियत गति पर कार्य करती हैं तथा जिन्हें पारेषण लाइनों में पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। इन मोटरों में जैसे ही लोड बढ़ता है, रोटर उत्तरोत्तर रूप से कुछ कोण तक वापस फेज में आ जाता है और पुनः तुल्यकालिक रूप से चलता है। इस समायोजनी कोण को कोण एंगल अथवा कपलिंग एंगल के नाम से जाना जाता है, जिसे गणितीय रूप से लिम्डा से दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर क्या कार्य करता है? सही उत्तर फेज यहाँ पर उच्च प्रवर्तन बलाघूर्ण यानी स्टार्टिंग टार्क प्रदान करता है। चलिए, जैसा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का कार्य उच्च स्टार्टिंग बलाघूर्ण को प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न, टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर में प्रदर्शन को डैश वर्गीकृत किया जाता है? सही उत्तर इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा। जैसे कि दो वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन के भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि दो कैपेसिटर में एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोलाइट लाइटिंग टाइप का होता है और दूसरा जो है रनिंग में प्रयुक्त होने वाला कैपेसिटर पेपर या आयल टाइप का होता है। अगला प्रश्न, साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेता है? सही उत्तर 400 वाट लेता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है और ये ब्रिटिश में होता है। मीट्रिक में जो आपका होता है 735.5 वाट होता है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाला स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर विद्युत अपघटनी संधारित्र विद्युत अपघटनी कैपेसिटर होता है। चलिए, सिंगल फेज मोटरों में उपयोग किया जाने वाली स्टार्टिंग कैपेसिटर अपघटनी प्रकार का होता है। जैसे कि सिंगल फेज मोटर स्वतः स्टार्ट नहीं होती है और सिंगल फेज मोटर के रनिंग वाइंडिंग के साथ संयोजित रहने वाला कैपेसिटर आयल या पेपर टाइप का होता है। अगला प्रश्न, एक डायोड का कट इन वोल्टेज क्या है? सही उत्तर डायोड का जो कट इन वोल्टेज है 0.7 वोल्ट होता है और सिलिकॉन डायोड का कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम का कट इन वोल्टेज जो है 0.3 वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न, किसी डायोड की क्षरण धारा का कारण डैश है? सही उत्तर अल्पांश वाहक है। किसी डायोड की क्षरण धारा का कारण अल्पांश वाहक होता है। क्षरण धारा सामान्यतः रिवर्स बायस में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, जब कोई सिलिकॉन डायोड अग्रबायसित होता है तो कॉमन इमीटर विन्यास VBE का मान होगा? सही उत्तर 0.7 वोल्ट होगा। जब कोई सिलिकॉन डायोड अग्रबायसित हो तो कॉमन इमीटर विन्यास जो है विन्यास हेतु का मान 0.7 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, 20 वोल्ट शिखर मान की एक AC वोल्टता एक सिलिकॉन डायोड और 490 ओम के एक भार के प्रतिरोध के सीरीज में जुड़ी है। यदि डायोड का अग्र प्रतिरोध 10 ओम है तो डायोड के माध्यम से प्रवाहित शिखर धारा का मान ज्ञात करना है आपका। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वोल्टेज दिया गया है और रेजिस्टेंस दिया गया है जो कि इस प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर पूरे मान यहाँ पर रखेंगे जो कि I बराबर VM माइनस VCN अपान RF इंटू R, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे। कैलकुलेशन आपको करना है, जो कि कैलकुलेशन करोगे तो आपका 38.6
मिली एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर निकल कर आ गया। चलिए यहाँ पर देख लें, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार देख लीजिए जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए परिपथ में वोल्टता का मान ज्ञात करें। मान डायोड की प्रतिरोध नगण्य है, प्रतिरोध जो है आपका नगण्य है और इसमें मान आपको ज्ञात करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि मैं आपको बता दूं 19.7 वोल्ट होगा, यानी वोल्टेज आपको निकालना V बराबर IR, यानी आपका फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे जो कि यहाँ पर होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि अल्टरनेटर की आउटपुट डैश में अंकित की जाती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि KVA में अंकित की जाती है। अल्टरनेटर की आउटपुट जो है किलो वोल्ट एम्पियर में अंकित की जाती है। अल्टरनेटर की रेटिंग KVA में होती है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर की आउटपुट डैश को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। सही उत्तर फ्रीक्वेंसी इसका सही उत्तर है। जैसा कि अल्टरनेटर की आउटपुट आवृत्ति को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर का प्रयोग किया जाता है। किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग को घुमाने के लिए प्रयुक्त यांत्रिक प्रणाली प्राइम मूवर कहलाती है। ये मुख्यतः अल्टरनेटर होते हैं। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। सही उत्तर नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखें, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में सवाल बन जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे सवाल बन जाते हैं। जैसा कि किसी अल्टरनेटर की उसकी घूर्णन गति तथा विद्युत धारा के परिमाण को नियत रखते हुए उसकी वोल्टता के पूर्ण अवस्था से शून्य लोड तक होने वाले परिवर्तन की वोल्टता नियमन कहलाता है। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर को समांतर में प्रचालित करने से क्या होता है। सही उत्तर अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अल्टरनेटर को समांतर में प्रचालित करने से अतिरिक्त लोड का वहन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस वर्ग में प्रवर्धक में अधिकतम विरूपण होता है। सही उत्तर क्लास C में अधिकतम विरूपण होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विरूपण यानी डिस्टॉर्शन दक्षता यानी इफिशियंसी व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए कक्षा C का विरूपण अधिक होता है। अगला प्रश्न, वह बिंदु जहां पर DC लोड लाइन और फॉरवर्ड विलक्षणता प्रतिच्छेदन करते हैं। सही उत्तर स्थिर बिंदु। वह बिंदु जहां पर DC लोड लाइन और फॉरवर्ड विलक्षणता प्रतिच्छेदन बिंदु स्थिर करते हैं वह मूल्य ट्रांजिस्टर के लिए निर्धारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न, जीरो क्रॉसिंग विकृति डैश में देखी जाती है। सही उत्तर क्लास B प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर में देखी जाती है जीरो। जैसे कि क्लास B एम्पलीफायर में प्रचालन बिंदु को DC लोड लाइन के एक सिरे ट्रांजिस्टर कट ऑफ क्षेत्र या संतृप्त क्षेत्र पर रखा जाता है। ट्रांजिस्टर की कट ऑफ क्षेत्र के पास अरेखीयता के कारण वर्ग B प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर में क्रॉस विरूपण उत्पन्न होता है। इसकी जो दक्षता होती है 78.5% होती है। अगला प्रश्न, किसी क्लास A ट्रांसफार्मर के युग्मित पावर एम्पलीफायर में 50 मिली एम्पियर वाली शून्य सिग्नल कलेक्टर धारा यदि कलेक्टर आपूर्ति वोल्टेज 5 वोल्ट हो तो अधिकतम AC पावर आउटपुट ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल सा होता है, यानी आपकी यहाँ पर धारा दी गई है जो कि यहाँ पर 50 दी गई है और यहाँ पर आपका वोल्टेज दिया गया है। फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि मैं आपको फार्मूला बता दूं, P बराबर VI होता है। फार्मूले पर मान रखें कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको 250 मिली वाट आ जाएगा। फिर इसे पावर निकालेंगे जो कि यहाँ पर इनपुट पावर गुणे 50% यहाँ पर मान रख देंगे। इनपुट पावर आपकी कितनी 250 निकल कर आ जाएगी, मान रख देंगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपको 125 मिली वाट यानी ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जैसे कि यदि इनपुट सिग्नल के आधे चक्र से कम समय के लिए कलेक्टर धारा प्रवाहित होती है तो इसे डैश कहा जाता है। सही उत्तर क्लास C एम्पलीफायर कहा जाता है।
क्लास ए प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर आउटपुट सिग्नल इनपुट के पूर्ण चक्र के लिए धारा प्रवाहित करते हैं तथा क्लास बी प्रवर्धक में आउटपुट सिग्नल इनपुट के अर्ध चक्र के लिए प्रवाहित धारा होती है, जबकि क्लास सी एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल इनपुट के आधे चक्र से कम समय के लिए धारा प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर औसत अर्धगोलाकार यानी MHSCP अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति होती है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कि यहाँ पर सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को औसत गोलाकार कैंडल शक्ति के रूप में जाना जाता है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। इसका फार्मूला होता है, आप इसे जरूर याद रख लें। MHCP बराबर होता है अर्धगोलाकार में उत्पन्न कुल ज्योति फ्लक्स बटे अर्धगोले के केंद्र पर घूर्णन घन कोण होता है। इसका मात्रक जो होता है ल्यूमेन प्रति रेडियन होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमिन को परिभाषित करता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर ल्यूमिन्स बराबर कैंडल शक्ति गुणे ठोस कोण होता है। चलिए यहाँ पर ल्यूमिन ज्योति फ्लक्स की व्यवहारिक मात्रक जो होता है प्रति सेकंड विकीर्ण होने वाली इकाई ल्यूमिन इंटू सेकंड की प्रकाश की ऊर्जा को ल्यूमिन कहते हैं। ल्यूमिन बराबर कैंडल शक्ति गुणे ठोस कोण होता है। अगला प्रश्न, सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य है। सही उत्तर, जो कि गोलाकार पावर का औसत मूल्य इसका सही उत्तर है। गोलाकार कैंडल पावर का औसत मूल्य होता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, गोलाकार कैंडल पावर का औसत मान सभी स्थानों पर सभी दिशाओं में कैंडल शक्तियों का औसत मान औसत गोलीय कैंडल पावर होता है। अगला प्रश्न, वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर, विद्युत गति प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। वाट मीटर उपकरण विद्युत शक्ति को मापने के लिए उपयोग होता है तथा ये वाट में मापता है। इसमें विद्युत गतिकी प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रोडायनमोमीटर यंत्र क्या मापता है। आपको पता होना चाहिए, जो कि ये AC और DC दोनों पर कार्य करता है, जो कि ये आरेखिक होता है। अगला प्रश्न, डायनमो प्रकार के माप यंत्रों का उपयोग इनमें से किसके रूप में किया जाता है। सही उत्तर, वाट मीटर के रूप में किया जाता है। डायनमो प्रकार के माप यंत्रों वाट मीटर का उपयोग वाट मीटरों के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, डायनमोमीटर वाट मीटर के निश्चित कुंडली क्या है। सही उत्तर आपका है, जो कि विद्युत कुंडली होती है। डायनमोमीटर वाट मीटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, जो कि एक निश्चित कुंडली और चालक कुंडली और निश्चित कुंडली विद्युत कुंडली कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हिस्टैरिसीस और भौर धारा त्रुटियां निम्नलिखित में न्यूनतम होती है। सही उत्तर, डायनमोमीटर मापयंत्र होती है। अगला प्रश्न, एक AC परिपथ के लिए आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति को क्रमशः डेड डैश और डेड डैश में मापा जाता है। आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति, जैसे कि इसका सही उत्तर वोल्ट एम्पियर और वाट में मापा जाता है। यानी आभासी AC परिपथ के लिए आभासी शक्ति जो है वोल्ट एम्पियर में और यानी VA में, और वास्तविक शक्ति जो आपकी होती है वाट में मापी जाती है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वास्तविक शक्ति यानी क्रियाशील शक्ति जो होती है वाट में होती है, और आभासी शक्ति यानी प्रतिक्रियाशील शक्ति जो होती है VAR यानी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में होती है। प्रत्यक्ष शक्ति जो होती है VI यानी वोल्ट एम्पियर में होती है। अगला प्रश्न, UPS प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां डेड डैश होती हैं। सही उत्तर, जो कि निकिल कैडमियम होती हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, UPS यानी अनट्रैप्ड पावर सप्लाई प्रणाली में आपात यानी इमरजेंसी उपयोगी बैटरियां निकिल कैडमियम की होती हैं, और यह एक द्वितीय यानी सेकेंडरी सेल होता है। निकिल कैडमियम सेल क्षारीय सेल होता है। जैसे कि
इसकी संरचना एडिशन सेल के समान होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है, इसमें नेगेटिव प्लेट के रूप में कैडमियम के रूप में धातु का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव प्लेट निकिल आलेपित स्टील का ही रहता है। अगला प्रश्न, मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक यानी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का कार्य क्या है? सही उत्तर, गति विनियमन प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे कि मोटर में स्थैतिक आवृत्ति स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का कार्य गति विनियमन प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का आउटपुट वेव फॉर्म क्या है? सही उत्तर, पल्स विद मॉड्यूलेटेड साइन वेव होता है। जैसा कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक प्रकार का मोटर नियंत्रक होता है। इसके इनपुट में साइन वेव देने पर आउटपुट पर पल्स विद मॉड्यूलेटेड साइन वेव प्राप्त होता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव द्वारा फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न, गैर टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर, पीक लोड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर पीक लोड के लिए प्रयुक्त होता है और पीक लोड त्वरित उपलब्ध हेतु होती है। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? सही उत्तर, फोटोवोल्टेइक प्रभाव पर आधारित है। जैसे कि सौर ऊर्जा फोटोवोल्टेइक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें सिलिकॉन अर्धचालक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के रूप में के लिए उचित है? सही उत्तर, गर्म व शुष्क क्षेत्र के लिए उचित है। जैसा कि बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से आपको कथन सही बताना है। जैसे कि पहला कथन आपका है, यह तुलनात्मक रूप से सरल होता है और इसे आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। क्या आपको ये लगता है? अगला है दूसरा, घरेलू कचरे और जैव कचरे का निपटान उपयोग करके स्वस्थ तरीके से किया जा सकता है, इसको भी बताना है। और लकड़ी के उपयोग को कम करता है और कुछ हद तक वनों की कटाई को रोकता है। टैंक जहां बायोमास संग्रहित किया जाता है कहीं सड़न से नहीं गुजरता, इसमें बताना है इसमें कौन सा सही है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी आपके ये फर्स्ट वाला सही, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये तीनों सही हैं, जबकि आपका चौथा बिल्कुल गलत दिया गया है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा। जैसे कि बायोगैस जिसका महत्वपूर्ण ईंधन मीथेन है, यह तुलनात्मक रूप से सरल होता है और इसे आसानी से उत्पादित किया जा सकता है तथा घरेलू कचरे और जैव कचरे का निपटान उपयोग तथा स्वस्थ तरीके से किया जाता है। इसके अतिरिक्त लकड़ी के उपयोग को कम करता है और कुछ हद तक वनों की कटाई को भी रोकता है। अगला प्रश्न, पवन ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। आपको गलत बताना है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हुए। जैसे कि पवन टरबाइन जनित्र की घूर्णन पत्तियों को सार्थक मात्रा में विद्युत उत्पादन हेतु बहुत कम क्षेत्र में घुमाव होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ ये आपके सही हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको व्याख्या के माध्यम से बताता हूँ, जो कि पवन ऊर्जा और गैर पारस्परिक स्रोत से अप्रदूषणकारी जिसकी स्थापना इंस्टॉलेशन के बाद कम लागत पर विद्युत उत्पादन के साथ आउटपुट नियत और स्थिर नहीं होता है, क्योंकि वायु एक पृथक स्थिति में पृथक पृथक होता है, यानी अलग अलग होता है। अगला प्रश्न, थोड़ा ये आपको कम दिखता होगा लेकिन मैं आपको पढ़कर बता दूंगा। जैसे कि कोरोना प्रभाव को डैश डैश द्वारा कम किया जा सकता है। किसके द्वारा कम किया जा सकता है? सही उत्तर, कंडक्टर के बीच समुचित अंतराल को करके कोरोना प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे कि कोरोना प्रभाव को चालकों के बीच समुचित अंतराल द्वारा कम किया जा सकता है। अधिक व्यास वाले चालकों के प्रयोग से कोरोना प्रभाव को कम किया जा सकता है, क्योंकि चालक का व्यास बढ़ाने से क्रांतिक हानिकारक वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, आप कोरोना प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं? सही उत्तर, कंडक्टर और एससीआर यानी कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके कम कर सकते हैं।
जैसा कि कोरोना प्रभाव के लिए कंडक्टर ACSR कंडक्टर का प्रयोग बीच उचित अंतराल करके कम कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना प्रभाव कम करने के लिए बंडल कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है हालो कंडक्टर का प्रयोग से कोरोना प्रभाव कम किया जाता है। अगला प्रश्न, एक सिरोपरी लाइन प्रणाली में त्रुटि की घटना प्रतिशत क्या है? सही उत्तर 30 से 40% होती है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सिरोपरी लाइन 50%, यहाँ पर भूमिगत केबल जो है 10%, यंत्रावली 15%, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर 5%, शक्ति यानी पावर फैक्टर पावर ट्रांसफार्मर 7%, उपयंत्र ट्रांसफार्मर 2% होता है। जैसे कि नियंत्रण उपस्कर 3%, विविध 8%। ये आप पूरा मान जरूर याद रखें, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, ये थे हमारे आज के प्रश्न, जो कि हमने काफ़ी डिटेल से प्रश्नों पर बात की है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इसकी जो अगली वीडियो है मैं आपको लिए जल्द ही लेकर आऊँ। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।